हेलो डियर लर्नर्स, मैं डॉक्टर अर्चना मिश्रा, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ओपन यूनिवर्सिटी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आज के लेक्चर का टॉपिक है रिप्रोडक्शन मोड इन बैक्टीरिया। इस लेक्चर में हम जानेंगे बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन टाइप्स, जो वेजिटेटिव उसके क्या क्या प्रकार हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसके क्या क्या प्रकार हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप्स। बैक्टीरिया मुख्यतः अलैंगिक तरीके से प्रजनन करते हैं। इसमें गैमीट निर्माण नहीं होता, इसलिए वास्तविक लैंगिक प्रजनन नहीं होता, लेकिन ये आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं, जिसे लैंगिक प्रक्रिया के समान माना जाता है। जैसे फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और बाइंड्री फिशन जो है वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन के तरीकों में आता है। ये मुख्यतः रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं, जो दो टाइप्स के होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। फिर पुनः एसेक्सुअल दो तरह के टाइप्स में डिवाइड होता है, जैसे वेजिटेटिव और स्पोरुलेशन। वेजिटेटिव फिर तीन तरह के हो सकते हैं, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, बाइंड्री फिशन। वहीं स्पोरुलेशन का मतलब जिसमें स्पोर्स फॉर्मेशन होता है, वो कोनिडिया, एंडोस्पोर और कुछ और भी टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे ओइडिया या स्पोरेंजियोस्पोर। अब अगर सेक्सुअल की बात करें तो वो थ्री टाइप्स के होते हैं, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांजक्शन। ट्रांजक्शन भी टू टाइप्स के होते हैं, जनरलाइज्ड और स्पेशलाइज्ड ट्रांजक्शन। तो हम सबसे पहले बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव टाइप्स का। इसमें सबसे कॉमन है बडिंग। बडिंग की प्रक्रिया में कोशिका के एक सिरे पर एक छोटा उभार बनता है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम की प्रतिकृति होती है और जीनोम की दो प्रतियां बन जाती है। यह कली बढ़ती है और एक पुत्री कोशिका या डॉटर सेल्स में बदल जाती है। अंत में यह डॉटर कोशिका मदर सेल से अलग हो जाती है और एक नई बैक्टीरियल कोशिका के रूप में परिपक्व हो जाती है। जैसे कि हम इस चित्र में देख सकते हैं कि ये बैक्टीरियल सेल है, जो पहले थोड़ा सा लंबा होता है और छोटा सा उभार यहाँ पे दिख रहा है। ये उभार फिर थोड़ा सा बढ़ता जाता है और सेल का न्यूक्लियस जो है डिवाइड होके एक उस उभार में और एक मदर सेल में पड़ा रहता है। फिर ये जो उभार है वो अलग होके एक नया डॉटर सेल बनाता है। तो ये प्रक्रिया है बर्डिंग की। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का अर्थ है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में बैक्टीरिया की कोशिका छोटे छोटे भागों में टूट जाती है और प्रत्येक भाग एक नई कोशिका के रूप में विकसित हो जाता है। जैसे हम ये देख सकते हैं कि ये बैक्टीरियल सेल है, वो डिवाइड होके छोटे छोटे पार्ट्स बनाता है और वो नए सेल्स का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट मोड है बाइनरी फिशन। यह बैक्टीरिया में सबसे सामान्य प्रजनन विधि है। इसमें एक कोशिका दो समान कोशिकाओं में विभाजित होती है। अनुकूल परिस्थितियों में यह प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है। यह बैक्टीरिया के प्रजनन का सबसे आम और सरल तरीका है। बाइनरी फिशन के दौरान बैक्टीरिया की कोशिका लंबी हो जाती है। लंबा होने की प्रक्रिया के दौरान बैक्टीरिया का जीनोम अपनी प्रतिकृति बनाता है और दो संतति गुणसूत्र में बंट जाता है। अलग हो रहे संतति गुणसूत्रों के बीच एक अनुप्रस्थ भित्ति बनती है, यानी सेल वॉल, जिसमें दो डॉटर सेल कोशिकाएं बनती है। इस प्रकार प्रत्येक सेल को जीनोम की एक प्रति प्राप्त हो जाती है। संतति कोशिकाएं 20-30 मिनट के भीतर परिपक्व हो जाती हैं और अनुकूल परिस्थिति में परिपक्व बैक्टीरिया कोशिका हर 20 से 30 मिनट में एक बार विभाजित होती है। जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं कि एक बैक्टीरियल सेल है, ये प्लाज्मिड है और ये जेनेटिक मटेरियल है। तो जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होना स्टार्ट करती है और दो जेनेटिक मटेरियल बन जाता है। फिर इन दोनों के बीच में
ये सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है और यहाँ से एक जेनेटिक मटेरियल एक पार्ट में और दूसरा जेनेटिक मटेरियल दूसरे पार्ट में ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद ये दोनों सेल अलग हो जाते हैं और नया बैक्टीरियल सेल बनाते हैं। तो ये है बाइनरी फिशन टाइप रिप्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे स्पोरुलेशन के लिए। स्पोरुलेशन मतलब कि बैक्टीरिया में स्पेशल स्ट्रक्चर बनना, जैसे स्पोर्स का फॉर्मेशन। तो फर्स्ट जो स्पोर बनता है वो है कोनिडिया। कोनिडिया फॉर्मेशन। कोनिडिया छोटे स्पोर जैसी संरचनाएं होती हैं जो विशेषकर सेप्टोमाइसीस जैसे तंतु में बैक्टीरिया में बनती है और प्रजनन में भी सहायक होती है। कोनिडिया छोटी, गोलाकार और बीजाणु जैसी संरचनाएं होती हैं। ये तंतु के सिरे पर बनते हैं और एक श्रृंखला के रूप में मौजूद होते हैं। ये तंतु के शीर्ष पर एक अनुप्रस्थ पट के द्वारा बनते हैं। जैसे कि हम ये देख रहे हैं, तंतुनुमा फिलामेंटस बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोमाइसीस का फिलामेंट, और जिसके एक फिलामेंट के हेड पे छोटे छोटे कोनिडिया एक चेन के रूप में फॉर्म हो रहे हैं। ये है कोनिडिया और ये फिलामेंट है, बैक्टीरियल फिलामेंट। फिर जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये छोटे छोटे कोनिडिया इससे अलग हो जाते हैं और नया बैक्टीरियल सेल या नया बैक्टीरियल फिलामेंट्स का फॉर्मेशन करते हैं जर्मिनेट होकर। नेक्स्ट है एंडोस्पर। एंडोस्पोर एक बहुत स्ट्रॉन्ग और मजबूत टाइप का स्पोर है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में बनने वाली संरचना है और बहुत प्रतिरोधी होता है। ये ऐसे रेस्टिंग स्पोर्स हैं जो प्रतिकूल या पर्यावरणीय परिस्थितियों के दौरान कोशिकाओं के भीतर बनते हैं। एंडोस्पोर बनने की प्रक्रिया के दौरान प्रोटोप्लास्ट जीनोम के चारों ओर केंद्रित हो जाता है। कोशिका अपने चारों ओर एक मोटी और कठोर दीवार बना लेती है। इस मोटी दीवार के बाहर मौजूद बैक्टीरियल कोशिका का शेष भाग नष्ट हो जाता है। एंडोस्पोर्स अत्यधिक विषम भौतिक परिस्थितियों के प्रति बहुत अधिक प्रतिरोधी होते हैं। प्रत्येक बैक्टीरियल कोशिका में केवल एक ही एंडोस्पोर बनता है। एंडोस्पोर बनने की प्रक्रिया के दौरान प्रोटोप्लास्ट जीनोम के चारों ओर केंद्रित होते हैं और एक मोटी और कठोर दीवार बना लेते हैं। यह मोटी दीवार में मौजूद बैक्टीरियल कोशिका का और शेष भाग नष्ट हो जाता है। ये स्ट्रक्चर है एंडोस्पोर का, जिसमें हम देख सकते हैं कि सबसे बाहर की तरफ जो उसको बोलते हैं एक्सोस्पोरियम, जो एक वॉल है जो इसको पूरी तरीके से बाहर के पर्यावरण एनवायरमेंट कंडीशन से इसको बचाती है। तो इसके अंदर है आउटर कोट, इनर कोट, और अंदर के दोनों के बीच में एक मोटी वॉल होती है जो कॉर्टेक्स कहलाता है, और अंदर जो है न्यूक्लियोइड या जेनेटिक मटेरियल सुरक्षित रहता है। तो ये चार वॉल की वजह से यहाँ न्यूक्लिक एसिड जो है काफी समय तक इन्वायरमेंट में ऐसे ही सुरक्षित रूप में पड़ा रह सकता है। और ये है एंडोस्पर्म। एंडोस्पोर कैसे बनता है? तो जैसे ये बैक्टीरियल सेल है, फिर धीरे धीरे प्रोटोप्लास्ट जो है डिवाइड होता है इसका न्यूक्लियाइड, और फिर दो सेप्टम बनते हैं। उसके बाद प्रोटोप्लाज्म सूख जाता है और केंद्रित होकर एक जगह इकट्ठा हो जाता है। फिर धीरे धीरे स्पोर कोट का फॉर्मेशन होता है और एंडोस्पोर फ्री हो जाता है। ये बहुत सालों तक फ्रोजन अवस्था में हाई टेम्परेचर पे, हाई पीएच पे ये इन्वायरमेंट में ऐसे ही पड़ा रह सकता है। जब बहुत अनुकूल परिस्थितियां होती हैं इसके हिसाब से, तब जो है ये जर्मिनेट होता है और नई बैक्टीरियल सेल फॉर्म करता है। इसके अलावा कुछ और स्पोर, स्पेशल टाइप के स्पोर्स भी बनते हैं, जैसे ओइडिया। ओइडिया जो है कोनिडिया से थोड़ा सा डिफरेंस है, ये मोटी वॉल के स्पोर्स होते हैं और वो भी फिलामेंटस
बैक्टीरियल सेल में होते हैं और फेवरेबल कंडीशन में अलग होकर नया बैक्टीरियल सेल बनाते हैं। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। बैक्टीरिया में वास्तविक लैंगिक प्रजनन नहीं होता, लेकिन वे डीएनए के आदान प्रदान से करते हैं, जिसलिए पैरासेक्सुअल प्रक्रिया भी कहा जाता है। ये 3 टाइप्स के हो सकते हैं: कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कंजुगेशन के बारे में। कंजुगेशन में एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को डीएनए स्थानांतरित करता है। इसमें दोनों कोशिकाओं के बीच सीधा संपर्क होता है। कोशिकाओं के बीच यह संपर्क एक कंजुगेशन ट्यूब या सेक्स पाइलस के जरिए होता है। कंजुगेशन में बैक्टीरिया की 2 स्ट्रेन शामिल होती है, F+ और F-। F कोशिका को डोनर कोशिका या नर बैक्टीरिया भी कहा जाता है और F- कोशिका को पाने वाली या रेसिपिएंट सेल या मादा बैक्टीरिया भी कहा जाता है। इन दोनों स्ट्रेन के बीच का अंतर यह है कि F+ कोशिकाओं में फर्टिलिटी फैक्टर मौजूद होता है, जबकि F- कोशिकाओं में फर्टिलिटी फैक्टर एब्सेंट होता है। कंजुगेशन में जेनेटिक ट्रांसफर F+ कोशिका से F- कोशिका की ओर होता है। F फैक्टर एक छोटा, गोलाकार, दोहरी स्ट्रैंड वाला डीएनए प्लाज्मिड होता है, जो बड़े गोलाकार डीएनए क्रोमोसोम से अलग होता है। कंजुगेशन ट्रांसफर की इस प्रक्रिया की खोज जोशुआ लैडरबर्ग और एडवर्ड एल टैटम ने 1946 में की थी। ये बैक्टीरियल कंजुगेशन को दर्शाता हुआ चित्र है। एक सेल ये है जिसे बोलते हैं डोनर सेल या F+, और ये बैक्टीरियल रेसिपिएंट सेल कहलाता है, जो F- सेल कहलाएगा। इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें जेनेटिक मटेरियल के अलावा एक सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं, या F फर्टिलिटी फैक्टर। ये अगर प्रेजेंट है तो इससे ये बैक्टीरिया F+ कहलाएगा, जो डोनर के रूप में काम करेगा, और ये F- कहलाएगा क्योंकि इसमें इस प्लाज्मिड की उपस्थिति नहीं है, तो ये रेसिपिएंट सेल कहलाएगा या F- सेल। अब जो है धीरे धीरे एक कंजुगेशन ट्यूब बनेगा, एक पाथवे टाइप का, और यहाँ से कुछ एंजाइम्स के प्रेजेंस में ये अलग होगा, यहाँ से कटेगा और धीरे धीरे ये प्लाज्मिड ट्रांसफर होके यहाँ भी आ जाएगा। फिर दोनों सेल अलग हो जाएंगे, तो एक डोनर और एक दूसरा सेल जिसमें भी प्लाज्मिड पे उपस्थित है, तो दोनों एक तरह से अब डोनर की तरह काम कर सकते हैं कि दोनों में प्लाज्मिड प्रेजेंट है। तो इस तरह के ट्रांसफर को बोलते हैं बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन, जिसमें फिजिकल टच की जरूरत है दो बैक्टीरियल सेल के बीच में, और कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा एक ट्रांस सेल का जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर दूसरे बैक्टीरियल सेल में होता है। अब हम नेक्स्ट मोड की बात करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन की। इसमें बैक्टीरिया अपने आसपास के माध्यम से मुक्त डीएनए को ग्रहण कर लेते हैं और उसे अपने जीनोम में शामिल कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन आसपास के माध्यम से सूक्ष्म प्राप्तकर्ताओं कोशिकाओं द्वारा मुक्त एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए खंडों को ग्रहण करने की प्रक्रिया है। वंशानुगत ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए डोनर डीएनए का रेसिपिएंट के मुख्य गुणसूत्र के समजात क्षेत्र के साथ पुनः संयोजन होना आवश्यक है। ट्रांसफॉर्मेशन की खोज 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के खोज में की थी। यह जीवाणुओं में वर्णित होने वाला पहले प्रकार का आनुवंशिक आदान प्रदान था। इसमें यह लैंगिक विधि माना जाता है जिसमें जीवाणु का डीएनए सीधे उसी प्रजाति के दूसरे जीवाणु की कोशिका में प्रवेश करता है और पुनः संयोजक डीएनए बनाता है। फ्रेडरिक ग्रिफिथ द्वारा 1928 में किया गया रूपांतरण प्रयोग, जो इसकी खोज से संबंधित है, वो बताता है कि कैसे
इस ट्रांसफॉर्मेशन को प्रूवल देता है कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। इनके हिसाब से जीवाणु अपने पर्यावरण से डीएनए ग्रहण कर आनुवंशिक रूप में बदल सकते हैं। उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के एस जो वायरुलेंट है और स्मूथ स्ट्रेन और वायरुलेंट लिया, और दूसरा स्ट्रेन लिया रफ और ए वायरुलेंट जो घातक नहीं है। दो तरह के स्ट्रेन लिए, एक रफ जो घातक नहीं है और दूसरा स्मूथ जो घातक है। तो जब रफ और बिना घातक वाले बैक्टीरियल जीनोम को माउस में इंजेक्ट किया तो माउस की डेथ नहीं हुई। वहीं जो वायरुलेंट स्ट्रेन को चूहे में इंजेक्ट किया तो उसकी डेथ हो गई। लेकिन जब स्मूथ स्ट्रेन या वायरुलेंट स्ट्रेन को गर्म किया और फिर उसको इंजेक्ट किया तो चूहे की डेथ नहीं हुई। लेकिन जब गर्म किए हुए ए वायरुलेंट और वायरुलेंट को मिक्स करके चूहे में ग्रहण किया तो चूहे की डेथ हो गई। तो ये प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट बताता है कि मृत एस स्ट्रेन का आनुवंशिक पदार्थ जीवित आर स्ट्रेन को घातक एस स्ट्रेन में बदल देता है, जिसे रूपांतरण सिद्धांत कहा जाता है। ये चित्र बताता है, प्लाज्मिड है जो वातावरण में प्रेजेंट है, और कुछ सेल जो है कॉम्पिटेंट सेल जो इसको ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं और ग्रहण करके ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, फिर कहलाते हैं ट्रांसफॉर्म्ड सेल। ये इन्वायरमेंट में ऐसे पड़े रहते हैं, लेकिन उनके हिसाब से कॉम्पिटेंट सेल जो इनके योग्य होते हैं वो इनको ग्रहण करते हैं और ट्रांसफॉर्म सेल में चेंज हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। अब नेक्स्ट रिप्रोडक्शन टाइप्स है ट्रांसडक्शन। इस प्रक्रिया में बैक्टीरियोफेज वायरस के द्वारा दूसरे बैक्टीरिया में के डीएनए स्थानांतरित करता है। मतलब इसका मोड जो होता है ट्रांसफर करने के लिए वायरस की हेल्प लेता है, इसलिए इसको कहते हैं ट्रांसडक्शन। ये दो टाइप्स के हो सकते हैं, जनरलाइज ट्रांसडक्शन और स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरलाइज ट्रांसडक्शन की। तो इसमें जो है प्योर बैक्टीरिया का डीएनए ही ट्रांसफर होता है, इसलिए जनरलाइज ट्रांसडक्शन कहलाता है। इस प्रक्रिया में बैक्टीरिया के किसी भी भाग का डीएनए वायरस द्वारा स्थानांतरित हो सकता है यदि गुणसूत्र के किसी भी क्षेत्र में डोनर डीएनए के सभी खंड को ट्रांसड्यूसिंग बैक्टीरियोफेज में प्रवेश कराने का अवसर मिलता है तो इसे जनरलाइज ट्रांसडक्शन कहा जाता है। इस प्रकार के ट्रांसडक्शन में सबसे पहले बैक्टीरियोफेज डोनर सेल को संक्रमित करता है और लैक्टिक चक्र शुरू करता है। जब वायरस जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है तो यह होस्ट सेल पे कब्जा कर लेता है और जीनोम, एंजाइम, कैप्सिड, हेड, टेल और टेल फाइबर जैसे वायरस घटकों का संश्लेषण करता है। फिर वायरल एंजाइम होस्ट कोशिका डीएनए को छोटे छोटे खंडों में हाइड्रोलाइज करता है। इस तरह के को जनरलाइज ट्रांसडक्शन बोलते हैं। जैसे कि इस फोटो में हम देख सकते हैं, ये एक वायरल सेल या बैक्टीरियल को इन्फेक्ट करने वाला बैक्टीरियोफेज है जो बैक्टीरियल सेल पे अटैक करता है और अपने जीनोम को इसमें इंजेक्ट करता है। फिर इसका जब जीनोम इसके बैक्टीरियल सेल की में एंटर करता है तो ढेर सारा रेप्लिकेशन इस जीनोम का होता है और फिर असेंबली होती है जिसमें इसमें टेल, हेड और कैप्सिड का फॉर्मेशन होता है। फिर इसका जीनोम कभी कभी अचानक किसी भी वायरल के अंदर बैक्टीरियल जीनोम की एंट्री भी हो जाती है। फिर इस बैक्टीरियल सेल को मार के ये सारे वायरल सेल्स बाहर निकल जाते हैं। लेकिन इस वायरल सेल में किसी में बैक्टीरियल जीनोम भी प्रेजेंट रहता है और किसी में वायरल जीनोम भी। तो फिर ये दूसरे बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करने में
के लिए फिर स्टार्ट हो जाते हैं, और जिसमें बैक्टीरियल जीनोम प्रेजेंट रहता है वो दूसरे बैक्टीरियल जीनोम में अपना बैक्टीरियल जीनोम ट्रांसफर करता है। इस प्रकार के ट्रांजैक्शन को जनरलाइज ट्रांजैक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक वायरल सेल में सिर्फ प्योर बैक्टीरियल जीनोम का ट्रांसफर होता है। अब हम बात करेंगे स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शन की। स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें बैक्टीरियल डीएनए के साथ थोड़ा सा कोई खंड वायरल डीएनए का भी अटैच रहता है। उसके साथ वो निकल के बाहर निकलते हैं और दूसरे बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करते हैं। इसमें केवल कुछ विशेष जीन ही स्थानांतरित होते हैं जो वायरस के डीएनए के पास स्थित होते हैं। स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शन में बैक्टीरियोफेज डोनर बैक्टीरिया में से रेसिपिएंट बैक्टीरिया में केवल कुछ सीमित जीन के टुकड़े ही ट्रांसफर करता है। स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शन केवल टेम्परेट बैक्टीरियोफेज द्वारा ही किया जाता है, जो डोनर सेल में लाइसोजेनिक चक्र से गुजरता है। सबसे पहले टेम्परेट बैक्टीरियोफेज डोनर बैक्टीरिया में प्रवेश करता है, फिर उसका जीनोम होस्ट सेल के डीएनए के साथ एक निश्चित स्थान पर जुड़ जाता है और निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहता है। कोशिका विभाजन के दौरान पीढ़ी दर पीढ़ी डॉटर सेल में पहुंचता रहता है, लेकिन कभी-कभी कुछ रसायन या यूवी प्रकाश के संपर्क में आने से इसके होस्ट सेल के जीनोम से वायरस जीनोम का इंडक्शन होता है और लाइसिस्टिक साइकिल शुरू हो जाता है। जब ऐसे बैक्टीरियोफेज जो डोनर बैक्टीरिया के डीएनए का एक हिस्सा अपने साथ लिए होते हैं, किसी नए बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं, तो उस डोनर डीएनए के टुकड़े को नए रेसिपिएंट सेल में ट्रांसफर कर देते हैं। अतः इस विशेषीकृत या स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शन में केवल वे सीमित जीन ही रेसिपिएंट सेल में प्रवेश करने का अवसर पाते हैं जो एकीकृत वायरल जीनोम के किनारों पर स्थित होते हैं। ये स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शन को बताने वाला चित्र है, जिसमें हम देखते हैं कि ये बैक्टीरियल सेल है और ये वायरल स्ट्रक्चर जो अपना या बैक्टीरियोफेज अपना जेनेटिक मटेरियल इसमें इंसर्ट करता है और फिर ये बैक्टीरियल जीनोम के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। फिर इसका ये दोनों टुकड़ा एक छोटा जिसके पास आसपास के बैक्टीरियल जीनोम होते हैं उसको लेके अलग हो जाता है। ये इसको लेके अलग हो गया और फिर इसका रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है और रेप्लिकेशन के बाद फिर इसमें असेंबली होती है और फिर ये अलग होकर दूसरे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए स्टार्ट हो जाता है। ये कुछ रेफरेंसेस है जिसमें हम बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन के बारे में और अधिक पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।